गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। कल बेटा हमने पढ़ा था फोर्स। ठीक है, फोर्स एक एक्सटर्नल एफर्ट्स होता है बेटा इन द फॉर्म ऑफ पुल और पुश, जो कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में उसको मूव करवा सकता है या मूव करने की कोशिश कर सकता है, या कोई ऑब्जेक्ट मूव कर उसको स्टॉप कर सकती है, या ट्राई कर सकती है उसको स्टॉप करने की, या उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, या चेंज करने की कोशिश कर सकती है। मतलब अगर किसी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगती है तो वो ये कर सकती है। अगर ये फोर्स ना लगे, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो, तो क्या होगा बेटा, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है ना बेटा, ये स्टेट ऑफ रेस्ट होगी, तो ये कभी भी चेंज नहीं होगी। तो जो ऑब्जेक्ट है वो अपने आप क्या है बेटा, अनेबल होता है इस पोजीशन को चेंज करने में। अब उसी तरह से बेटा अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कंटिन्यूसली और उसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रही है, नेट फोर्स, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कंटिन्यूसली उसी डायरेक्शन में और उतनी ही वेलोसिटी से मूव करता जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता जाएगा इन द सेम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जो ये ऑब्जेक्ट होता है वो अनेबल होते हैं या इनेबल होते हैं टू चेंज देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इसी इनेबिलिटी को क्या बोलते हैं बेटा, इनर्शिया। क्या बोलते हैं इसको हम, इनर्शिया। और ये सबसे पहले बेटा गैलीलियोज ने दिए थे, इसलिए इनको गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। इन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिकल परफॉर्म किए बेटा। ठीक है, उन्होंने फ्रिक्शनलेस जो टेबल है उसको फ्रिक्शनलेस बनाया जितना बना सकते हैं। फिर उन्होंने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाया तो कंटिन्यूसली काफी देर तक मूव करता रहा, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में थोड़ी देर बाद स्टॉप हो जाते हैं। क्यों स्टॉप हो जाते हैं बेटा, क्योंकि वहां पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है बिटवीन टू बॉडीज, जो ये उस सरफेस और बॉडी के कॉन्टेक्ट, बॉडी के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसके कारण क्या होता है वो बॉडी के मोशन को अपोज करता है। तभी जो हमने कल पढ़ा था, जो एरिस्टोटल फाल्सी, एरिस्टोटल ने एक स्टेटमेंट दी थी कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशंस। लेकिन वो क्यों चाहिए होती है यहाँ पर, टू जस्ट बैलेंस द फ्रिक्शनल फोर्सेस। लेकिन अगर हम फ्रिक्शनल फोर्सेज, अगर वो ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म से मूव कर रहा है, तो अगर हम फ्रिक्शनल फोर्सेज और अप्लाइड फोर्स को हम सम करें तो नेट सम कितना आता है, जीरो। तो नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। तो ध्यान दो, जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तब भी फोर्स कितनी चाहिए होती है बेटा, जीरो। और जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है तब भी फोर्स कितनी चाहिए होती है बेटा, जीरो। नेट फोर्स जीरो चाहिए होती है, मतलब नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन और एट रेस्ट। तो रेस्ट एंड जो यूनिफॉर्म मोशन होते हैं दे आर इक्विवेलेंट। ये बात आता है बेटा, स्टेट ऑफ रेस्ट एंड स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन आर इक्विवेलेंट, मतलब इक्विवेलेंट है। क्यों, बिकॉज इन बोथ केसेस नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड, या नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। जब फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन में कितनी होगी, जीरो। क्यों, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं है रेस्ट में, तब भी वेलोसिटी में जीरो है तो एक्सेलरेशन भी जीरो होगी। क्लियर। तो रेस्ट एंड मोशन और यूनिफॉर्म मोशंस ऑफ द बॉडी आर इक्विवेलेंट बिकॉज इन बोथ केसेस नेट फोर्स इज जीरो। अगर किसी बॉडी पर फोर्स नहीं लग रही है तो अगर वो स्टेट रेस्ट में, तो रेस्ट में ही रहेगा, वो अपने आप उस स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है। जैसे बुक लाइंग ऑन द टेबल अपने आप मूव करिए, ये पेन लाइंग ऑन द टेबल अपने आप मूव करके नहीं जाएगा जब तक इसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती। तो ये इसकी इनएबिलिटी है कि अपनी पोजीशन को अपने आप चेंज नहीं कर सकते, ना ही स्टेट ऑफ रेस्ट को, और ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है तो ये उसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा बेटा। ठीक, और उसकी अपनी अब यहाँ पे क्यों स्टॉप हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बेटा इस वर्ल्ड में पूरी तरह। कोई विस्कस फोर्सेज हैं, कोई फ्रिक्शनल फोर्सेज हैं, फ्रिक्शन ड्यू टू एयर एटसेट्रा, सब जगह फ्रिक्शन है बेटा। तो तभी स्टॉप हो जाता है। अगर वो नहीं होता है तो ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में मूव करता जाएगा। तो इसी इनएबिलिटी को क्या बोलते हैं बेटा, इनर्शिया। ठीक है, तो जो गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया है, इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी जीरो, ए बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। अगर रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहेगी बेटा। और ए बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन है, अगर यूनिफॉर्म मोशन तो भी क्या होगा बेटा, कंटिन्यूज टू मूव यूनिफॉर्मली अलोंग सेम स्टेट लाइन, तो उसी डायरेक्शन में और यूनिफॉर्मली मूव करता जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं बेटा, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जो बॉडी है वो इनेबल है टू चेंज इटसेल्फ इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्टेट लाइन। तो अभी इसी इनेबिलिटी को क्या, वो जो ये बॉडी की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है बेटा, फिर ये इनहेरेंट मतलब इनबिल्ट प्रॉपर्टी, बाय नेचर है, बाय बर्थ है। ये सभी बॉडीज की प्रॉपर्टीज है बेटा। ये कौन सी, कि अपने आप बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच दे कैन नॉट चेंज देम बाय देमसेल्व्स, अपने आप देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्टेट लाइन। इसको क्या बोलते हैं अपना, इनर्शिया। ठीक है, तो इनर्शिया, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया, द इनहेरेंट प्रॉपर्टी of all the bodies by virtue of which
दे कैन नॉट चेंज बाय देमसेल्व्स देयर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, उसी को क्या बोलते हैं बेटा, इनर्शिया। क्लियर? जो इनएबिलिटी है बॉडी के अंदर, जो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट को भी चेंज नहीं कर सकता है, ना ही अपनी डायरेक्शन को, मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब अपनी डायरेक्शन को भी चेंज नहीं कर सकता है, और ना ही यूनिफॉर्म मोशन को, मतलब ना ही स्पीड को बढ़ा या घटा सकता है अपने आप। तो इसी इनएबिलिटी को क्या बोलते हैं बेटा, इनर्शिया। फिर इसको डिटेल में बेटा हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा। फिर इसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है बेटा, जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके अंदर मोशन की कितनी क्वांटिटी है उसको, मतलब इट इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। मोशन की कितनी क्वांटिटी है, जो जनरल डेफिनेशन है। जैसे मास होता है, मास क्या होता है बेटा, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए बॉडी। तो वो लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी। अब इसको मैथमेटिकली हमें इसकी मेजरमेंट करनी है कि कितना मोशन है बॉडी के अंदर, कितनी क्वांटिटी है। तो इसको क्वांटिटेटिवली मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज या इसको सिंपली ऐसे लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, उसका मास कितना है और उसकी वेलोसिटी कितनी है, उन दोनों का प्रोडक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम क्या हुआ, मास इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी किसका, जिस बॉडी का मास है और उसी बॉडी की वेलोसिटी, ठीक है, मास ऑफ द बॉडी एंड इट्स वेलोसिटी। और इसको बेटा हम लीनियर मोमेंटम को स्मॉल p से लिखते हैं, p, और ये मास इनटू वेलोसिटी। मान लो कोई ऑब्जेक्ट जिसकी मास m है और वेलोसिटी कितनी है बेटा, v, तो व्हाट इज इट्स मोमेंटम, p इज इक्वल टू m इनटू v। ठीक है, और जो लीनियर मोमेंटम है बेटा ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी जो डायरेक्शन है बिल्कुल सेम है उसी तरफ को जिस तरफ को वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक है, अगर वेलोसिटी ईस्ट की ओर है तो मोमेंटम भी ईस्ट की ओर होगा, वेस्ट की ओर है तो मोमेंटम भी, लीनियर मोमेंटम भी वेस्ट की ओर होगा। मतलब जिस भी तरफ को वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी उसी तरफ को लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी उस पोजीशन पे और उस टाइम पे। क्लियर हो गया बेटा? अब बेटा यूनिट, ये तो पता लगेगा वेक्टर क्वांटिटी की यूनिट। अब एसआई यूनिट क्या आएंगे बेटा, यहाँ पर देखो मास इंटू वेलोसिटी। मास के एसआई यूनिट क्या होते हैं बेटा, किलोग्राम, और वेलोसिटी के मीटर पर सेकेंड। तो कितने बन गए बेटा एसआई यूनिट, लीनियर मोमेंटम, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। और अगर सीजीएस निकालने हो तो मास के क्या होते हैं सीजीएस यूनिट, ग्राम, और वेलोसिटी के सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया? एसआई यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड और सीजीएस यूनिट ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। और अगर डायमेंशंस निकालने हैं इसके, लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन कितने हैं, मास के क्या होते हैं बेटा m इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी के क्या होते हैं बेटा lt माइनस 1। तो कितने बन जाएंगे बेटा इसके डायमेंशंस, mlt माइनस 1। ठीक है, तो ये है बेटा these are the dimensions of linear मोमेंटम। अब बेटा हमें पता लग गया जो लीनियर मोमेंटम होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी होता है। अब बेटा मान लो व्हेन मास इज कांस्टेंट, मास इज कांस्टेंट का मतलब कि दो ऑब्जेक्ट हैं जिनका मास सेम है, दो या तीन ऑब्जेक्ट जिनका मास क्या है, सेम है। तो अब उनका जो लीनियर मोमेंटम है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वेलोसिटी के ऊपर। किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, मतलब जब मास कांस्टेंट है तो लीनियर मोमेंटम किसके पास ज्यादा होगा, मतलब लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। जिस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी तो लीनियर मोमेंटम भी ज्यादा होगा, मतलब वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो लीनियर मोमेंटम भी बढ़ता जाएगा। तो बड़ी जो ग्राफ प्लॉट करेंगे लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में कैसा आएगा बेटा, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू वेलोसिटी एक्सिस। वो भी कौन सा ग्राफ, स्लोप होगा बेटा पॉजिटिव स्लोप। हमने बताया ना कि जब जो ग्राफ होगा राइट की ओर अपवार्ड होगा तो स्लोप क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर हो गया? और अगर मतलब जिस मास सेम है दो ऑब्जेक्ट के बाद तो जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। अगर इसका उल्टा बोले बेटा, दो ऑब्जेक्ट हैं उनकी वेलोसिटी सेम है लेकिन अब किसके पास मोमेंटम ज्यादा है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, मास के ऊपर। जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। जैसे कार है कि ट्रक है, तो दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं बेटा, तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा, वेलोसिटी सेम है। देखो वेलोसिटी सेम है लेकिन ट्रक का मास ज्यादा होता है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? अगर सेम वेलोसिटी फॉर ए गिवन वेलोसिटी। क्लियर हो गया? तो ये है बेटा, तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मास के। तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, ग्रेटर द मास ग्रेटर इज द लीनियर मोमेंटम। तो कैसा ग्राफ बनेगा बेटा, वो वैसे ही स्ट्रेट लाइन, p और मास का स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू मास एक्सिस, वो भी पॉजिटिव स्लोप होगा।
अगर बेटा लीनियर दो ऑब्जेक्ट है उनका मोमेंटम कांस्टेंट है, जैसे मान लो एक ट्रक है एक कार है, दोनों सेम मोमेंटम से मूव कर रहे हैं। अब ध्यान दो, लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट है तो m इंटू वी का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट। लेकिन ध्यान दो कार का मास क्या है ट्रक के कंपैरिजन में कम है, तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए फिर, ज्यादा। और ट्रक है, ट्रक के पास उतने मोमेंटम जितने कार के पास है, लेकिन ट्रक का मास बहुत ज्यादा होता है तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए फिर, कम। ठीक है, तो ग्रेटर द मास स्मॉलर इज द वेलोसिटी, एंड स्मॉलर द मास ग्रेटर इज द वेलोसिटी। कब, अगर दोनों बॉडी का मोमेंटम कांस्टेंट है। तो मतलब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो मास क्या होगा, कम। तो ग्राफ कैसे आएगा, इस तरह से आएगा, वेलोसिटी और मास यहाँ पे क्या, पी क्या यहाँ पर कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब दोनों के पास सेम मोमेंटम है, तो ग्राफ इस तरह से आएगा। मास बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी घटती जाएगी। जैसे ट्रक है, ट्रक के पास ज्यादा मास होता है तो मोमेंटम दोनों का सेम है, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। जिसका मास कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, इफ दे हैव सेम मोमेंटम। क्लियर हो गया बेटा। तो ये था बेटा लीनियर मोमेंटम के बारे में।